हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो भारतीय इतिहास की श्रृंखला में हम जो वैदिक काल कर रहे हैं, उसमें आज जो है वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स हमने ऋग्वैदिक कालीन जो है भौगोलिक विस्तार सामान्य परिचय की बात की थी। आज जो है सामाजिक जीवन की बात करेंगे। हम एक एक टॉपिक को विस्तृत तरीके से समझने के लिए, बहुत अच्छी समझ बनाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, एक एक पहलू उठा रहे हैं ताकि हर चीज को बेहतर तरीके से आप समझ सके। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, पटवारी से लेकर आईएएस, नेट, सीआरएफ, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और इतिहास विषय आपके परीक्षा में आता है, तो इस क्लास के बाहर जाने की बहुत कम संभावना रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जिस प्रकार से जो है गहराई तक जाकर के अध्ययन किया है, वो संभवतः आपको परीक्षा में जो है अंक दिलाकर जाएगा। चलिए देखते हैं। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो आपका, प्री मेंस रिलेटेड कैसा भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जब हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं, जैसे ही यहाँ मैंने ऋग्वैदिक कालीन शब्द लिखा है, तो आपके दिमाग में तुरंत ही क्लिक होना चाहिए कि हम बात कब की कर रहे हैं। 1500 से लगा करके 1000 बीसी की बात कर रहे हैं। 1000 बीसी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी सामाजिक जीवन का अध्ययन करना हो, मैं कुछ बता देता हूँ खास बात। जब किसी भी काल का सामाजिक जीवन हो, चाहे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन हो, चाहे ऋग्वैदिक कालीन हो, चाहे मौर्य कालीन हो, चाहे गुप्त कालीन हो, प्राचीन काल में से लेकर मध्य काल तक किसी का भी सामाजिक जीवन का अध्ययन करना है तो कुछ की पॉइंट होते हैं, उन्हें आप ध्यान कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात जो है परिवार देखा जाता है। परिवार देखा जाता है, या यूं कह दीजिए कि समाज की इकाई क्या है। दूसरी बात जो यहाँ पर देखा जाता है, महिला की स्थिति देखी जाती है। महिला की स्थिति देखी जाती है। तीसरी बात जो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स है, वर्ण व्यवस्था के बारे में देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि यहाँ का समाज कितने वर्गों में विभाजित है। इसके बाद दोस्तों हम दास प्रथा देखते हैं। दास प्रथा, बाल विवाह है, जितनी भी कुप्रथाएं होती हैं, चूंकि सभी कुप्रथाएं समाज में होती है, विधवा विवाह है, सती प्रथा इत्यादि देखते हैं। इसके बाद समाज से के अंतर्गत दोस्तों खान पान देखा जाता है। खान पान देखा जाता है। इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स शिक्षा भी हम देखते हैं। क्या देखते हैं? शिक्षा भी देखते हैं। समाज के अंदर ही दोस्तों मनोरंजन देखा जाता है कि मनोरंजन के इस समय पर साधन क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स है, इसी में जो है हम कि वेशभूषा, उनकी जो वेशभूषा है वह कैसी है, मतलब कि यहाँ पर पहनावा के बारे में देखा जाता है। तो ये बातें जो है किसी भी समाज के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार से हम ऋग्वैदिक काल में करेंगे, एक एक चीजों को उठाते हैं और देखते हैं, साथ में प्री के फैक्टों को समाहित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक यदि क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स से आपके सपोर्ट की वर्तमान में आवश्यकता है। चलिए देखते हैं, थोड़ा समय ये इसका कलर चेंज कर लें ताकि हमें ये जो है सफेद रंग की चमक न दिखाई दे। चलिए हमारा हो चुका है। एक सेकेंड में स्लाइड शेयर कर देता हूँ। चलिए हमारा आ चुका है। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से हर एक शब्द पर मैं जो चर्चा करते हुए हर एक शब्द को बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली बात की जाए दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में, तो आपकी पहली बात जो है यहाँ पर पहली जो हेडिंग रहेगी हमारी, वही परिवार वाली रहेगी। परिवार वाली रहेगी। तो जब हम परिवार की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो परिवार जो थी समाज की सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। कैसे? देखते हैं यहाँ पर कि फ्रेंड्स जो परिवार होता था, यह जो परिवार था, इन परिवार से मिलकर क्या बनता था दोस्तों? परिवार से मिलकर के क्या बनते थे? गांव बनते थे। और गांव से मिलकर क्या बनता था दोस्तों? विश्व बनता था। विश्व
या इसी को वंश भी वहां पर लिखा हुआ था। वंश भी जो बुकों में लिखा हुआ मिलता है। अब वंश के बाद क्या बनता था दोस्तों, जन बनता था, जन। इस प्रकार से ऋग्वेद का जो पारिवारिक ढांचा होता था, कबीलाई ढांचा हुआ करता था। एक कबीले में इस जन में दोस्तों 100 से लगा करके 200 लोग तक रहते थे। और ऐसे ऋग्वैदिक कालीन जब आर्यों का हम प्रारंभिक जीवन पढ़ते हैं तो वहां पर मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ था कि 5 जन हुआ करते थे। कितने जन हुआ करते थे? 5 जन हुआ करते थे। फ्रेंड्स, जो परिवार होता था ना, बड़े ध्यान से प्री के फैक्ट आपके यहीं पर छिपे हुए हैं, यहीं से प्रश्न आता है कि जो परिवार होता था, परिवार कैसा होता था फ्रेंड्स? ये प्रश्न आता है पेपर में कि ऋग्वैदिक कालीन जो परिवार था कैसा था? पितृ सत्तात्मक परिवार था। कहने का आशय ये है कि जो परिवार का जो मुखिया होता था, कौन होता था? पुरुष होता था। कोई ना कोई जो घर का बुजुर्ग व्यक्ति है वही क्या होता था? मुखिया होता था। क्या क्लियर दिख रहा है दोस्तों? कहीं दिक्कत तो नहीं है? ये क्योंकि हटाया नहीं, चलिए भाई थोड़ा सा माफ कीजिएगा यदि जो ऐसा कुछ हुआ हो। चलिए देखते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि परिवार जो होती थी समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। परिवार से मिलकर क्या बनते थे? गांव बनते थे। और गांव से मिलकर क्या बनते थे? विश्व या वंश बनते थे। और वंश से मिलकर क्या बनते थे? जन बनते थे। परिवार कैसा होता था फ्रेंड्स? पितृ सत्तात्मक परिवार हुआ करता था। दोस्तों, एक परिवार में जो है बहुत से लोग रहते थे, 10-10 लोग रहते थे। कितने रहते थे? 10 लोग रहते थे। मैं एक अनुमानतः बता रहा हूँ क्योंकि इसी में दादाजी पोते जी 3-3 पीढ़ियों के लोग रहते थे। नाना नानी के लोग भी साथ में ही रहते थे। तो परिवार कैसा होता था? पितृसत्तात्मक परिवार होता था। दोस्तों, पिता जो होता था उसके पास में असीमित अधिकार होते थे। क्या होते थे? असीमित अधिकार होते थे पिता के पास में। वह घर से जो है वनवास निकाल देता था। विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को ऐसा कहते हैं कि क्या कर दिया था? वनवास दे दिया था। फ्रेंड्स, जृंभिक ऋजाश्व है, ऋजाश्व नाम की एक कथा का आपने उल्लेख सुना हो तो सुना हो। वो क्या करते हैं, उनके जो पिता है ऋजाश्व को अंधा करवा देते हैं। तो मतलब है कि पिता के कैसे अधिकार होते थे? ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो है असीमित अधिकार होते थे। और वही क्या होता था दोस्तों? पिता ही घर का क्या होता था? मुखिया होता था, संपत्ति का मालिक होता था। सभी प्रकार के अधिकार उसी के पास में थे। परिवार सबसे छोटी इकाई थी। फ्रेंड्स, जो ऋग्वैदिक कालीन परिवार हुआ करते थे, कैसे परिवार थे? ध्यान रखिएगा, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा थी, मतलब कि एक एक पीढ़ी के लोग जो मतलब कई कई पीढ़ियों के लोग जो हुआ करते थे। फ्रेंड्स, जो परिवार का प्रमुख हुआ, परिवार को जो है कुल भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, क्या कहते थे? कुल भी कहते थे। और इस जो परिवार का प्रमुख हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? जो परिवार का प्रमुख होता था उसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। अब कई लोग क्या है अलग से पढ़ते हैं प्री के फैक्ट। भाई अलग से क्यों पढ़ रहे हो? देखो ना यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। ये प्री का ही तो फैक्ट है, लगा लीजिए स्टार इसमें कि ऋग्वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ये पूछा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? तो आप क्या बताएंगे? पितृसत्तात्मक समाज था। कैसे परिवार रहते थे? एकल परिवार, संयुक्त परिवार रहते थे। तो क्या बताएंगे? संयुक्त परिवार। ये भी प्री में आता है। ये परिवार के मुखिया जो परिवार का प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। तो ये प्री के ही फैक्ट हैं, लेकिन जीवन में नहीं ऐसे में भूले गए। इस प्रकार से पढ़ते हैं आप। अब हम बात करते हैं गांव की। तो गांव दोस्तों, परिवार के जो कई सदस्य जो कई समूह मिलते हैं तो गांव बन जाता था। और गांव का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। ये भी प्री का फैक्ट, ये भी आता है कि गांव के प्री या वनडे एग्जाम का फैक्ट है, गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? जो गांव का मुखिया होता उसे ग्रामणी कहा जाता था। इसी प्रकार से कई गांवों से मिलकर क्या बनता था? विश्व बनता था। और विश्व का प्रमुख जो होता था फ्रेंड्स से विश्वपति कहलाता था। क्या कहलाता था? विश्वपति कहलाता था। अभी मुगल काल में पढ़ेंगे विषय, जिसे जिला कहेंगे, उसका प्रमुख होगा विषयपति। तो विश्वपति हो गया। और जो जन होता था दोस्तों, जन का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। राजन कहा जाता था। चूंकि गाय के नाम पर था तो उसे जनस्य गोपा भी कहा जाता था। जब हम अर्थव्यवस्था बात करेंगे तो वहां पर इसे और अच्छे समझा दूंगा। और ऋग्वैदिक काल में दोस्तों हमें 10 जनों का उल्लेख मिलता है। कितने जनों का उल्लेख मिलता है? 10 जनों का उल्लेख मिलता है। इसमें से 5 जो थे आर्य थे, 5 जो थे गैर आर्य थे।
इनमें अगर बात की जाए तो अनु, द्रुहु, तुर्वसु, यदु, पुरु, ये क्या हुआ करते थे? 5 आर्य हुआ करते थे। और अनार्यों में भलानी, पक्त, ऐसे जो है भलानी, पक्त, ये 5 अनार्य हुआ करते थे। इनकी मैंने शुरुआत में बात की थी, 5 कबीलों की जो हुआ करते थे। राजनीतिक स्थिति आएगी तो वहां पर 10 राज्य युद्ध आएगा, वहां पर और विस्तार से बात करेंगे। अब थोड़ी सी समझिएगा, ये मान लीजिए क्या है, ये क्या है? ये है आपका कुल या परिवार, ये वाला जो है। अब इस परिवार से मिलकर क्या बनेगा? इस परिवार से मिलकर बन गया ये आपका गांव। क्या बन गया? गांव बन गया। और इस गांव से मिलकर क्या बनेगा? गांव से मिलकर के बनेगा विश्व, ये आपका विश्व बन गया। और इस विश्व से मिलकर क्या बनेगा? जन बनेगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। ये हो जाएगा आपका जन, और ये हो जाएगा आपका विश्व या वंश इसी को कहते हैं। और ये हो जाएगा आपका ग्राम, और ये हो जाएगा आपका कुल। कुल मतलब परिवार। कुल के मुखिया को कुलप कहते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, विश्व के मुखिया को विस्पति कहते थे, जन के राजा हुआ करता था, जन का प्रमुख जिसे राजन कहा जाता था। इस प्रकार से क्या मैं परिवार को समझा पाया? आई होप आपको यह समझा पाया होगा। चलिए बात करते हैं अगली। दूसरी जब बात करते हैं हम किसी भी समाज में, तो हम देखते हैं क्या बात करेंगे। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स से बात करते हैं हम वर्ण व्यवस्था की। किसकी बात करते हैं? वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था में जैसे ही देखते हैं तो दोस्तों, इस काल में अगर देखें तो एक तो प्रारंभ देख लीजिएगा भाई। प्रारंभ में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। इस समय पर जो समाज होता था, पुरोहित, पुरोहित, योद्धा, योद्धा और आम लोगों में बटा होता था। आम लोग मतलब कि यहाँ ना तो शूद्र होते थे ना ही वैश्य होते थे। लेकिन ऋग वैदिक काल की अंतिम समय तक, अंतिम समय तक क्या हुआ, हमें जानकारी मिलती है कि वर्ण व्यवस्था आ गई थी। यहाँ पर जो है 4 वर्णों की व्यवस्था देखने को मिलती है, 4 वर्णों की व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन याद रखिएगा, ये वर्ण व्यवस्था थी ना फ्रेंड्स, ये वर्ण व्यवस्था जाति आधारित नहीं, कर्म आधारित हुआ करती थी। कैसी? कर्म आधारित व्यवस्था थी। जो कर्म करेगा जो व्यक्ति, वह कहलाएगा, वह उस जाति का कहलाएगा। एक व्यक्ति की कहानी मिलती है, वह व्यक्ति कहता है कि मेरे पिता क्या है, वैद्य हैं, मेरी माता जो है आटा चक्की का काम करती है, और मैं जो हूँ पुरोहित हूँ। इस प्रकार से जो है बात करते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अलग अलग कर्म कर सकता था, उस वर्ण में शामिल हो सकता था। दोस्तों, ये 4 वर्ण हुआ करते थे, कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पता है आपको, मैंने सभी को बराबर में लिखा हुआ है, बराबर लगा करके। यह व्यवस्था दोस्तों क्या कहलाती है? ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, कोई भी एग्जाम दे लेना, यहीं से आएगा सब कुछ। यह व्यवस्था कहलाती है फ्रेंड्स वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षैतिज व्यवस्था। क्या कहलाती है? क्षैतिज व्यवस्था कहलाती है। और एक कैसी होती है? एक होती है ऊर्ध्वाधर व्यवस्था। और ऊर्ध्वाधर व्यवस्था में कैसे होते हैं फ्रेंड्स? इस प्रकार से होते हैं। मतलब ये है, क्षैतिज व्यवस्था में भेदभाव नहीं होता। ऊर्ध्वाधर व्यवस्था में ऊंचाई पर क्या हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इसलिए इसके साथ में ज्यादा भेदभाव होने लगता है। तो ऋग्वैदिक काल में जब इस प्रकार की बातें करोगे ना आप किसी व्यक्ति के सामने,
कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन कैसी थी? कर्म आधारित व्यवस्था थी। साथ ही साथ वह एक क्षैतिज व्यवस्था थी, जिसका अर्थ होता है ब्राह्मण बराबर क्षत्रिय बराबर वैश्य बराबर शूद्र, एक दूसरे में वैवाहिक संबंध भी होते थे। परंतु आगे चल करके दोस्तों ब्राह्मण और क्षत्रियों में खासतौर से टकराव होने की स्थिति आई। अब वह जो है एक दूसरे की श्रेष्ठता स्थापित करने के चक्कर में वैवाहिक संबंध स्थापित करना बंद कर दिए। अब यहाँ से क्या हो गया? हीन भावना पैदा हो गई और श्रेष्ठ के कारण जो है एक दूसरे को हीन समझा जाने लगा। और जब कोई उपाय नहीं बचा तो फिर उनके कर्म के आधार पर एक दूसरे को चुनौती दिया जाने लगा कि तुम ये काम करते हो इसलिए तुम क्या हो? छोटे हो। आई होप आपको समझ में आ गया। ये वर्ण व्यवस्था थी, कर्म आधारित व्यवस्था थी। फ्रेंड्स, जब समाज शास्त्र में वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। वर्ण व्यवस्था दोस्तों एक सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था भी थी। थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर एक समाज में विविध प्रकार के लोग नहीं होंगे तो कैसे समाज का जीवन निर्वाह होगा? आपको क्या लगता है आज वर्ण व्यवस्था नहीं है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आज भी वही वर्ण व्यवस्था है, सिर्फ नाम नहीं है उसका। क्या आज सफाई कर्मी नहीं है? अगर नहीं है तो फिर कौन कर रहा है भाई? हर कोई अगर आईएएस अधिकारी बन जाएगा, हर कोई कलेक्टर बन जाएगा, हर कोई आईपीएस बन जाएगा, तो कौन फिर सेवा कार्य करेगा? आजकल तो देख रहे हो बड़े बड़े आईपीएस आईएएस भी नेता भी क्या कहते हैं? हम जनसेवक हैं। तो भाई वही जनसेवक क्या कहलाते थे? शूद्र कहलाते थे उस टाइम पर। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा वर्ण व्यवस्था। थोड़ी सा और समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। वर्ण का मतलब दोस्तों क्या होता है? वर्ण, वर्ण जो है ये शब्द है व्रा धातु से बना हुआ है और व्रा का मतलब होता है वर्ण करना। और वर्ण करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? चुनना या चयन करना। चयन करना, चयन करना। और किस चीज का? कर्म का चयन करना। तो एक ऐसी व्यवस्था जो कर्म के चयन करने पर आधारित थी उसे क्या कहा गया? वर्ण व्यवस्था कहा गया। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा समय ऋग्वेद की बात करता हूं। अब ऋग्वेद में भी एक वही मान्यता मिलती है कि फिर बाद में ऋग्वेद में मिलता है 10वें मंडल में यह उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के अंतर्गत 3 सूक्त हैं, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और एक सूक्त और है। तो पुरुष सूक्त के अंतर्गत क्या जानकारी मिलती है? पुरुष सूक्त में कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, विराट पुरुष है। वो क्या है? विराट पुरुष है। विराट पुरुष की कल्पना की गई है। इस कल्पना में क्या कहा गया है समझिएगा भाई, पता नहीं कोई भी हो, ये जो आपका विराट पुरुष है इसके मुख से जो है एक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है, एक व्यक्ति की जो है भुजा से उत्पत्ति हुई है, एक व्यक्ति की जो है जंघा से उत्पत्ति हुई है और एक व्यक्ति की उत्पत्ति कहां से हुई है? पैरों से हुई है। जो पैरों से हुई है तो उसे सबसे नीच मान लिया गया, शूद्र। मैं अभी जो ऐसा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ नीच मान लिया गया, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। वर्तमान में सामाजिक विशेषताओं और मान्यताओं के आधार पर ऐसा जो हम बोलते हैं, जो हम क्या है देखते हैं, जो कुछ जानते हैं, वैसे ही क्या है व्यक्ति के वाणी में भी शब्द आते हैं। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना ही ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है, ना ही वर्ण व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है कि शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है इसलिए वह हीन है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है। तो फिर लोगों ने क्या किया भाई? विप्र भक्ता वदंती होते हैं ना कि ज्ञान को जो है कई लोग अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि छुआछूत है होता है इसके साथ में, छूने के लायक नहीं, बलात्कार करने लायक है या हीन कार्य करने के लिए है, सेवा कार्य करना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ना यह लिखा हुआ है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरोहित श्रेष्ठ है, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, वैश्य श्रेष्ठ है। तो जो मुख से उत्पत्ति हुई उसे क्या माना गया है? ब्राह्मण माना गया है। जिसकी उत्पत्ति भुजा से हुई है उसे क्षत्रिय माना गया है और जिसकी जंघा से हुई उसे क्या माना गया? वैश्य माना गया है। ये 4 वर्ण हुआ करते थे। हालांकि आपको ये नहीं बताओगे एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, लेकिन यकीन मानिए जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्षैतिज व्यवस्था, ब्राह्मण बराबर क्षत्रिय बराबर वैश्य, तो बहुत बड़ी भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। आपका लिखावट बता देगी कि आपकी किस लेवल तक समझ है। तो क्या वर्ण व्यवस्था आपको समझ में आई? कर्म के आधार पर तो ये क्या करते थे? सभी लोग अपना कर्म का चयन करते थे। जो मतलब कर्म का चयन करता था, किसका? कौन सा कर्म का? जो
पूजा पाठ और वैदिक मंत्रों का कार्य करता था, वो क्या कहलाता था? पुरोहित कहलाता था। कोई जरूरी नहीं कि पुरोहित के घर में ही जन्म हुआ हो तभी वह पुरोहित होगा, नहीं। शूद्र जाति का व्यक्ति है अगर वह क्या करवाता, पूजा कार्य करवाता, उसे क्या कहा जाएगा? पुरोहित कहा जाएगा। जबकि बात कर रहा हूँ ये व्यवस्था कर्म आधारित न होकर के उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगी? जन्म आधारित हो जाएगी और वहां से घोर अत्याचार होगा। दूसरी बात करें, जो युद्ध लड़ने का कार्य करेगा तो वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। जो व्यापार का कार्य करेगा और जो सेवा कार्य और कृषि जैसे कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसको अच्छा लगे जो कार्य वही कर सकता है। फ्रेंड्स, जानकारी के लिए बता दूं, ऋग वैदिक काल में संस्कृत भाषा हुआ करती थी। संस्कृत भाषा पढ़ना इतना आसान नहीं था, इसलिए कई लोग जो है ये पूजा पाठ वाला काम छोड़ देते थे। इसलिए क्योंकि ये उतने अच्छे उस टाइम पर शिक्षक नहीं हुआ करते थे, टीचर नहीं हुआ करते थे, साथ ही साथ कुछ और समस्याएं रही होंगी तो हर कोई नहीं पढ़ता था। जैसे आज बहुत कम लोग पढ़ते हैं अभी वर्तमान में भी देखो तो। हालांकि जाओगे देखोगे भीड़ में तो लगेगा तुम्हें कि भाई सब कोई पढ़ता है, परंतु देश की जनसंख्या से तुलना करके देखो तो 20-25% लोग ही पढ़ रहे हैं, 75% नहीं पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से युद्ध में भी कई लोग जाने से डरते थे, तो जिन्हें जो अच्छा लगता था, आजकल आर्मी में अभी भी देखो गांव में मान्यता रहती है कि भाई क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ये है वो है, तो नहीं जाने देते। तो जो कार्य जो कोई करेगा वह वर्ण का कहलाएगा। ये क्या है? हमारी वर्ण व्यवस्था है। चलिए आगे बात करते हैं। और वर्ण व्यवस्था के बाद दोस्तों हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है समय ज्यादा लग रहा है, फास्ट काम करेंगे। अब महिला की स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? महिला की स्थिति की बात करते हैं। वही तो है भाई कि जब मैं समझाने लगता हूँ तो पता नहीं मुझे बहुत टाइम लग जाता है। ऑफलाइन में ऐसे मैं समझाता था तो 2-2 घंटे 2.5 घंटे की टॉपिक पर चर्चा होती रहती थी, लेकिन समझाने के बाद जो है बच्चे खुद बोल देते हैं कि हाँ भाई कुछ समझ में आ चुका है। महिला की स्थिति की बात करें तो दोस्तों महिला की स्थिति में बात की जाती है, उनकी शिक्षा की बात की जाती है, बाल विवाह की बात की जाती है, बाल विवाह की बात की जाती है, विधवा पुनर्विवाह की बात की जाती है, विधवा पुनर्विवाह की बात की जाती है। तो दोस्तों शिक्षा पर अधिकार की बात करें तो समानता शिक्षा का अधिकार जो तो सभी को नहीं था, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाओं के नाम मिलते हैं, इससे अनुमान लगाया जाता है कि दोस्तों महिलाएं भी पढ़ लिख सकती थी। कौन कौन सी हैं? जैसे एक महिला है अपाला घोषा। दोस्तों अपाला घोषा और लोकमुद्रा, कहाँ गया भाई पे, ये रुक क्यों गया? जस्ट मिनट मुझे देखने दो। हाँ ठीक है। लोकमुद्रा और एक महिला मिलती है विश्ववारा भी देखने को मिलती है, विश्ववारा। तो ये वो महिलाएं हैं जिनके द्वारा क्या की गई है? ऋग वैदिक मंत्रों की रचना की गई है, वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना की गई है, अर्थात महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, वह भी पढ़ाई में भागीदारी लेती थी। बाल विवाह की बात करें, ऐसी दोस्तों कोई प्रथा नहीं थी। इस टाइम पर अगर बात करें तो 16 से 17 वर्ष जो है विवाह की आयु हुआ करती थी। वर्तमान में भी इतने ही विवाह होते हैं। विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो दोस्तों विधवाओं का पुनर्विवाह होता था, विधवा के पुनर्विवाह पर रोक नहीं थी। कई बार जो है दोस्तों बहुपत्नी प्रथा भी देखने को मिलती है। जैसे महाभारत में कई लोगों ने क्या किया था, हालांकि ऋग वैदिक काल की नहीं बात, और बहुपति प्रथा भी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स अगली बात करें तो एक नियोग प्रथा हुआ करती थी। थोड़ा सा प्री में प्रश्न आ जाता है कभी कभी, नियोग प्रथा क्या थी? तो नियोग प्रथा दोस्तों यूं है कि ऋग वैदिक काल में जो है, ऋग वैदिक काल में क्या पूरे प्राचीन काल में और आज भी पुत्र का बहुत महत्व है। तो अगर किसी औरत का पति क्या हो जाता है, संतान उत्पन्न होने से पहले ही मृत हो जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, तो उसके संबंध जो है देवर से बनवाए जा सकते हैं। अर्थात संतान प्राप्ति करने के लिए वह देवर के साथ में, जो मतलब पति का छोटा भाई होता था, उसके साथ में क्या है उनके संबंध होते थे। तो इसी को क्या कहा जाता था? नियोग प्रथा कहा जाता था। क्या कहेंगे इसे कि संतान प्राप्ति हेतु, संतान
प्राप्ति हेतु व्यवस्था है एक प्रकार की। और ये व्यवस्था कब होती थी? जब पति की मृत्यु हो जाती थी। तो इसे क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? नियोग प्रथा कहा जाता था। और नियोग प्रथा से जो संतान उत्पत्ति होती थी उस संतान को क्या कहा जाता था? क्षेत्रज कहा जाता था। तो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या कहते थे? क्षेत्रज कहते थे। फ्रेंड्स, महिलाएं जो है कुछ जीवन पर्यंत जो है कुंवारी रहती थी। तो जीवन पर्यंत कुंवारी रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो जीवन पर्यंत अविवाहित रहने वाली, अविवाहित नहीं, क्या लिख रहा है, गलत लिख रहा हूं, जीवन पर्यंत अविवाहित जो रहने वाली महिलाएं होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। फ्रेंड्स, अगली अगर बात करें महिलाओं की, अगर बात करें दोस्तों, तो वह राजनीतिक कार्यों में भाग लेती थी। जैसे सभा समिति नाम की राजनीतिक संस्था होती थी, सभा समिति नाम की जो राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी उनमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार होता था। महिलाएं दोस्तों यज्ञ में भी भाग लेती थी, अपने पति के साथ में जो है यज्ञ में भी भाग लेती थी। तो इस प्रकार से उन्हें जो है महिलाओं को कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि इस काल में यथोचित सम्मान की स्थिति थी। बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स, और भी बातें इसमें कर सकते हैं कि संपत्ति पर दोस्तों अधिकार की हमें जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि मनुस्मृति वगैरह हमें संपत्ति पर अधिकार की जानकारी देती है। खैर, बात करेंगे जब मनुस्मृति। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। किसी भी जब सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं तो हम चौथे नंबर पर दोस्तों क्या देखेंगे? हम विवाह देख लेते हैं। विवाह भी देखा जाता है। अब यहाँ दोस्तों विवाह का थोड़ी सी विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि विवाह पर अलग से वीडियो बना दूं, तो फटाफट देखिएगा कि विवाह दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार क्या है? एक 15वां संस्कार है। बहुत अच्छी परिभाषा की बात करूं दोस्तों, किसी किताब में नहीं मिलेगी कि विवाह क्या है? सामाजिक संस्था है। क्या है फ्रेंड्स? सामाजिक संस्था है जो विवाह एक सामाजिक संस्था है जो जो दंपत्य जीवन की सामाजिक अनुमति देती है, सामाजिक मान्यता देती है। किसी भी समाज में बिना विवाह के आप रह लो क्या? कोई भी दंपति है, कोई भी लड़का लड़की है, बिना विवाह के नहीं रह सकते। समाज वाले भगा देंगे, कह देंगे भाई खाना नहीं देंगे, तुम्हें घर से भगा देंगे। अभी गांव में जाना तो वैसे ही होता है। तो विवाह क्या है? एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो दंपत्य मतलब पति पत्नी के रूप में जीवन जीने के लिए क्या देती है? सामाजिक मान्यता प्रदान करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको लिखा हुआ क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसे बोल रहा हूँ, यहाँ सांकेतिक भाषा लिखा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। विवाह की बात करें तो जो मनुस्मृति है, इसमें 8 प्रकार के हमें विवाहों की जानकारी मिलती है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह की जानकारी मिलती है। देखिएगा, एक है आपका ब्रह्म विवाह, दूसरा है आपका देव विवाह है। तीसरा है आपका आर्य विवाह है। और चौथा है आपका प्रजापत्य विवाह। और बात करें फ्रेंड्स से तो और भी हैं। 5वें नंबर की अगर बात करेंगे तो 5वें नंबर में आपको मिल जाएगा असुर विवाह। 6वें नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा गंधर्व विवाह। 7वें नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा राक्षस विवाह। और एक विवाह और होता है भाई पिशाच विवाह। क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा प्रत्येक के बारे में जान लेते हैं ताकि
अगर ब्रह्म विवाह की दोस्तों बात की जाए कि ब्रह्म विवाह क्या होता है, तो जब समान वर्ण में विवाह किया जाए, किसमें? समान वर्ण में विवाह हो। समान वर्ण में जैसे कि भाई होते हैं, कुल वर्ण होते हैं, अपनी अपनी जाति वर्ण में विवाह करना ही क्या कहलाता था? ब्रह्म विवाह कहलाता था। जब यज्ञ में जो पुरोहित आता था, उस पुरोहित को कन्यादान में दे दी जाती थी और उसके साथ में विवाह कर दिया जाता था, तो ये क्या कहलाता था? देव विवाह कहलाता था। आर्य विवाह क्या होता था फ्रेंड्स? एक ऐसा विवाह है जिसमें एक जोड़ी बैल जो है, बैल कन्या के पिता को देने होते थे। जब ऋषि मुनि क्या करते थे, पहले तपस्या करते रहे थे, पता चला भाई विवाह करना है, तो विवाह करना है तो ये साबित करना पड़ता था कि तुम कुछ कमा भी लेते हो, वैसे तो नहीं हो। वो नौकरी से कम नहीं था। एक जोड़ी बैल, उस टाइम पर बैलों की कीमत बहुत हुआ करती थी, तो एक जोड़ी बैल जो है देने पड़ते थे, और वो एक जोड़ी बैल कमाने में भी इसको क्या लग जाता था? बहुत लंबा जीवन लग जाता था। और फ्रेंड्स अगर बात करें हम किसकी, अगले विवाह की बात करें, प्रजापत्य विवाह की, तो प्रजापत्य विवाह क्या होता था दोस्तों? ये सामान्य विवाह हुआ करता था। जैसे कि योग्य वर में विवाह किया जाए तो वही क्या कहलाता था? प्रजापत्य विवाह कहलाता था। तो जब योग्य वर में विवाह किया जाए, योग्य वर में, कैसा योग्य वर में? बहुत अच्छा बलशाली योद्धा इत्यादि में स्वयंवर के माध्यम से जो है इसे छांटना। प्राचीन कथा कथानक देखे होंगे टीवी पर, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। असुर विवाह फ्रेंड्स क्या होता था? असुर विवाह होता था कन्या को जब खरीदना, कन्या को खरीद लेना और बाद में उससे क्या कर लेना? विवाह कर लेना, वो क्या कहलाता था? असुर विवाह कहलाता था। कैकेयी का विवाह राजा दशरथ ने इसी प्रकार से करवाया था। गंधर्व विवाह दोस्तों क्या होता था? प्रेम विवाह हुआ करता था। और राक्षस विवाह क्या होता था? राक्षस विवाह की बात करें दोस्तों, किसी राजा जो है, पराजित राजा है, कोई राजा क्या हो गया? पराजित हो गया, उसकी पुत्री अथवा पत्नी से क्या कर लेना? जबरदस्ती विवाह कर लेना, उस राजा की इच्छा के विरुद्ध है, वो क्या कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता था। पिशाच विवाह क्या होता था फ्रेंड्स? जब विश्वासघात करके विवाह किया जाता था। विश्वासघात करके विवाह, जैसे कि कोई लड़की सो रही है और उसको क्या कर दिया जाए? उसके साथ में दुर्व्यवहार कर दिया जाए, बलात्कार कर दिया जाए, और फिर क्या कह दिया जाए, भाई मैं तो शादी कराने के लिए तैयार हूं, तो क्या कहलाता था? पिशाच विवाह कहलाता था। तो ये दोस्तों मनुस्मृति में विवाह है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है एमपीपीएससी मेंस में कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे ही लिखना था। 5 नंबर में 8 के 8 नाम लिख देने थे, एक लाइन आगे लिख देनी थी। चलिए आगे बात करते हैं। और फ्रेंड्स से विवाह की थोड़ी सी अगर और बात करूं तो दोस्तों, एक दो विवाह और हुआ करते थे अंतरवर्णीय के अनुसार। अंतर अंतर वर्ण में जब विवाह किया जाता था, जब समान वर्ण में विवाह किया तो क्या है? ब्रह्म विवाह है। जब अंतर वर्ण में विवाह किया तो दो प्रकार के विवाह हुआ करते थे। कौन कौन से? एक होता था फ्रेंड्स अनुलोम विवाह, और एक क्या होता था? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या हुआ करता था? जिसमें दोस्तों जो वर होगा और जो कन्या होगी, अगर कन्या दोस्तों बड़ी जाति की है और ये जो है वर जो है छोटी जाति का है, क्या? अगर वर छोटी जाति का है, कन्या बड़ी जाति की, तो क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह है। अगर वर जो है बड़ी जाति का है और कन्या छोटी जाति की है, तो वो विवाह कौन सा कहलाएगा? अनुलोम विवाह कहलाएगा। अनुलोम विवाह में क्या है? लड़का भले ही ज्यादा योग्य हो चल जाएगा, लेकिन लड़की अगर ज्यादा योग्य तो क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो उस उल्टा मतलब प्रतिलोम, ऐसे आपको याद कर लेना है। तो ये क्या देखा फ्रेंड्स, हमने विवाह के बारे में भी देख लिया। अगली बात करें फ्रेंड्स से, अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, 5वें नंबर में बात करूंगा मैं दास प्रथा की। दास प्रथा की, तो ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा जो है प्रचलित थी।
प्रचलित थी, लेकिन यह जो थी यूनान प्लस रोम की व्यवस्था से क्या थी दोस्तों, उन वहां के जैसे नहीं थी, अलग थी। क्योंकि ये जो दास हुआ करते थे वैदिक काल में, इन्हें जो है दोस्तों परिवार का सदस्य माना जाता था। क्या माना जाता था? इन्हें परिवार का हिस्सा माना जाता था, परिवार का हिस्सा माना जाता था। दासों में अगर दोस्तों बात की जाए तो महिला दास अधिक हुआ करती थी, और महिला जो है दोस्तों घरेलू कार्यों में प्रयोग होती थी। क्या? घरेलू कार्यों में अधिक उपयोग होती थी। फ्रेंड्स, बात करें तो एक ऋग्वेदिक में जो है कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं, दास और दस्यु शब्द मिलते हैं देखने को। तो ये दास दस्यु दोस्तों भारत के मूल रूप से जो लोग थे उन्हें क्या कहा गया था? दास दस्यु कहा गया था। खैर, इस पर चर्चा करेंगे, हम राजनीतिक स्थिति में बात करेंगे। तो दास प्रथा क्या थी दोस्तों, यहाँ पर प्रचलन में थी। और एक आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात करता हूं, आपसे शायद प्रश्न पूछ लिया जाए, शायद पूछे कि दास प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण जो हमें कहाँ दिखाई देता है? प्राचीनतम प्रमाण जो है दास प्रथा कहाँ दिखाई देता है? फ्रेंड्स, वो हमें ऋग्वेद में जो है प्राचीनतम प्रमाण दिखाई देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बड़ी परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं गहराई में। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, और 5वें नंबर पर जैसे हम 6वें नंबर पर बात करेंगे वो हुई हमारी खान पान की। खान पान की बात करेंगे तो जो आर्य लोग हैं, जो आर्य हुआ करते थे, वो कैसे थे? कुछ है शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी भी हुआ करते थे। जो शाकाहारी थे तो दोस्तों उनका दूध, जौ और दूध से बने अन्य उत्पाद जो हुआ करते थे, जैसे दही, छाछ, मट्ठा इत्यादि, उनका ये मुख्य भोजन हुआ करता था। फ्रेंड्स, जो मांसाहारी होते थे तो विभिन्न प्रकार के जानवरों का मांस खाते थे। मांसाहारी का ही परिणाम था दोस्तों कि जो बलि प्रथा उत्पन्न हुई। कौन सी प्रथा? बलि प्रथा जो उत्पन्न हुई, इन्हीं लोगों के द्वारा समर्थन किया गया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, भाई लाओ लाओ, क्या है, भगवान का प्रसाद हम भी खाते हैं, तो भगवान को क्या भाई नाम हो गया, और बलि प्रथा क्या है, ये संचालन में आ गई। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो है कैसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं। इसकी बात करें दोस्तों और कुछ खाने पीने के बारे में, तो दोस्तों सोम रस, सोम प्लस सुरा, इनका भी सेवन किया जाता था। ये क्या होते थे? एक प्रकार की दारू होती थी, ये जो पी लेता था तो बहुत ताकतवर हो जाता था। सोम रस जो होता था, सोम रस, सोम रस फ्रेंड्स, ये एक वृक्ष है, और इस वृक्ष से जो रस निकलता था, शायद पर ताड़ी हो, शायद ताड़ी होगी जो वर्तमान भाषा में, हालांकि ये पता नहीं भाई। सोम रस, सोम एक प्रकार का पौधा होता था, उससे जो है ये रस निकाला जाता था, उसी को क्या कहते थे? सोम रस कहते थे। और इसका सेवन कौन करता था? इंद्र किया करता था। एक राक्षस की कहानी हमें देखने को मिलती है ऋग्वेद में कि वह कहता है कि उसने धोखे से सोम रस पी लिया है और फिर पूरे अमरत्व को प्राप्त कर लिया है, देवताओं की पूरी सच्चाई जान चुका है। तो ऐसी कहानी भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर रहा हूं कि जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, अलग तरह से लिख देता हूं ताकि आप इससे हाईलाइट रहें। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, 9वां मंडल किसको समर्पित है? यह सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी क्या, सामाजिक जीवन हो गया। अगर बात करनी हो तो दोस्तों यहाँ पर पहनावा की बात कर सकते हैं। पहनावा में बता सकते हैं यहाँ पर वास, अधिवास नाम के कपड़े हुआ करते थे। अधिवास ऊपर पहने जाते थे, वास नीचे पहने जाते थे। तो यहाँ पर बता सकते हैं भाई, कपड़ों के बारे में बता सकते हैं, आभूषणों के बारे में बता सकते हैं। आभूषण, पगड़ी के बारे में बता सकते हैं। तो कपड़ों के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों वास, अधिवास, ये क्या हुआ करते थे? कपड़ों के नाम हुआ करते थे। साथ ही साथ उनके द्वारा सूती, ऊन और चमड़े के इत्यादि को जो है कपड़े, जूते पहनने में उपयोग किया जाता था। आभूषण की बात करें फ्रेंड्स से, तो यहाँ पर एक पेशस नाम का भूषण देखने को मिल जाता है, पेशस। और ये पेशस नाम का भूषण किसके द्वारा पहना जाता था? जो नर्तकी होती थी, नाचने वाली होती थी। तो यहाँ से एक जानकारी और मिल रही है आपको
कि मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग करते थे? नाच गाने का प्रयोग करते रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें तो कर्ण शोभन भी हुआ करता था। कर्ण शोभन आभूषण थे एक तरह, जैसे आजकल क्या बोलते हैं भाई, कानों में पहना जाने वाला आभूषण होता है, बाला बोलते हैं, बाला कुंडली, बाला कुंडल ऐसा बोलते हैं ना, तो कर्ण शोभन हुआ करता था। इसके अलावा कुंभ भी हुआ करता था, कंकड़ भी हुआ करता था, जैसे आज कंगन बोलते हैं, कंकड़, तो ऐसे पहनने वाले होते थे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा? ऋग वैदिक कालीन सामाजिक जीवन देखा। कोई भी प्रश्न हो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिए अगर अच्छा लगा है, ताकि हमें भी एनर्जी मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।